एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की हेडिंग इसमें डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को, जो कि हम लोग कवर कर चुके थे इंपॉर्टेंस के टॉपिक में भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं, कुछ मज़ीद बातें भी इसमें डिस्कस होंगी। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हम ये देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाहर जितनी भी पार्टी इससे कनेक्टेड है, कस्टमर है, मीडिया है, वेंडर है, शेयर होल्डर्स, लॉयर्स, टैक्स डिपार्टमेंट, इम्पोर्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी के अलावा ऐसे लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ले सकते हैं रिसर्चेस के लिए। इसके अलावा इन पार्टीज़ के अलावा बैंक्स भी हो सकते हैं, इन पार्टीज़ के अलावा गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकती हैं, वो डेटा इकट्ठा कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, ये भी 2 वे कम्युनिकेशन स्टाइल है। मीडिया को ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐड बेचती है तो मीडिया उसका रिस्पॉन्ड करता है कि आपके एड्स की क्या रेटिंग आई है। कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन कोई फ़र्ज़ करें कि कम्युनिकेशन करती है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो कस्टमर्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। वेंडर्स को भी इसी तरीके से हम लोग अलाइन करते हैं कि हम लोग इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप भिजवा सकते हैं। तो वेंडर्स या सप्लायर्स हैं वो हमें प्रोडक्ट्स भिजवाते हैं या उसका जवाब देते हैं। तो एरोज़ आप देख रहे हैं दोनों साइड पे हैं। सेंडर एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेंडर है तो रिसीवर उसके वेंडर होंगे, और अगर फ़र्ज़ कर लें कि वेंडर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो सेंडर वेंडर हो जाते हैं और रिसीवर हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें शेयर होल्डर्स की तादाद कम होती है और वही डायरेक्टर्स होते हैं आमतौर पे, तो वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन की बात ही है एक तरीके से। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर होल्डर्स इतने ज़्यादा मौजूद हैं, जैसे कि पूरे कराची में या पूरे लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ़ जगहों पे शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, उस सूरत हाल में हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के किसी शख्स से रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि उस शेयर होल्डर का आमतौर पे डे टू डे बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ना होने की वजह से उसको हम लोग एक्सटर्नल पार्टी ही ट्रीट कर लेंगे कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट से, क्योंकि हम इनको लेटर्स देखे होंगे या इनसे डिस्कशन फ़ोन वगैरह पे कर रहे होंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इंटरनल कम्युनिकेशन में हम लोग अगर राइटिंग की बात करेंगे तो इंटरनल ईमेल हम लोग कर सकते हैं और हम लोग इंटरनल मेमोरेंडम्स लिख सकते हैं। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें तो हम एक्सटर्नल ईमेल्स कर रहे होंगे और एक्सटर्नल लेटर्स कर रहे होंगे। एक्सटर्नल लेटर्स इस तरीके से कि हम लोग ये देख रहे होंगे कि लेटर हेड हमारा है और हम लोग दूसरी कंपनी को या दूसरे इदारे को, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, हम उसको मुखातिब करते हुए बात करेंगे। उसके ईमेल एड्रेस पे या उसके वेब पोर्टल पे या उसके ऑफिस प्रेमिसेस पे हम लेटर्स पहुंचाएंगे। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा आदाब का ख्याल रखा जाता है। इसमें हमें ये इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा एक गैर जिम्मेदाराना कोई भी एक जुमला भी हमारे गले पड़ सकता है। वो क्यों? वो इसलिए कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग मीडिया के सामने कोई ऐड ऐसा रख रहे हैं जो कि बहुत सारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है। उस ऐड में अगर हम कोई कंट्रोवर्शियल बात कर लेते हैं या किसी कॉम्पिटिटर के बारे में सख्त ज़बान का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटर है वो आपके ख़िलाफ़ केस भी फाइल कर सकता है। बहुत सारे कस्टमर्स आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं कि आपने ठीक तरीके से बर्ताव नहीं किया किसी के साथ। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंटरनल कम्युनिकेशन से, क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी और के सामने। प्लस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हमारे पास मार्जिन बहुत कम होता है गलती का। इंटरनल कम्युनिकेशन में क्योंकि हम डेली रूटीन टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियादों पे लोगों से बातें कर रहे होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हमें ये चीज़ भी कभी कभी पता नहीं होती कि हम जिससे मुखातिब हैं उस पोस्ट पे जो शख्स मौजूद है उसका नाम क्या है या उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है, हम कितनी हद तक फॉर्मल हों। तो ये एक प्रोफेशनल जजमेंट होती है किसी भी राइटर की या किसी भी स्पीकर की कि वो किस तरीके से बात करेगा किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ। और जैसे जैसे कैरियर में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है हमारा। जब भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो फिर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को
बेहतर बना सकते हैं। टेक्स्ट इसका गो थ्रू करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कहते हैं कम्युनिकेशन विद पीपल आउटसाइड द कंपनी इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ब्रांडिंग मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, कस्टमर रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन, मीडिया रिलेशंस, बिजनेस नेगोशिएशंस। ये तमाम डिफरेंट वेज हैं। बिजनेस नेगोशिएशन हम किससे करते हैं? वेंडर से करते हैं कि हमें कितने पैसों पे या कितने क्रेडिट टर्म्स पे आप पैसे दे दें अपने सामान को। कस्टमर से हम नेगोशिएशन करते हैं कि वो कब तक जो है वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दें। मीडिया से हम नेगोशिएशन करते हैं हमारा ऐड कितने रुपयों में चल जाए, उसकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। Communicating externally is far more challenging than communicating internally, mainly because when members are communicating with people outside the organization, not only they are representing themselves as individuals but also the organization as a whole। आप अपना इमेज भी पेश कर रहे होते हैं दूसरे के सामने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी पेश कर रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसमें कोई गलती ना करें। गलती अगर करेंगे तो अपना भी नाम हम लोग खो रहे होते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ख़राब कर रहे होते हैं। सब्सिक्वेंटली whenever members place a telephone call, send an advertisement, business letter or email, or conduct a face-to-face meeting on the organization's behalf, these members are making an impression that can possibly mean either success or failure of the organization। आपका एक गलत मैसेज या आपकी एक मीटिंग को कैंसिल कर देना और उसकी कॉस्ट कोई और बेयर कर रहा हो। जैसे कि आपने एक टाइम दिया था आपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से मीटिंग करने के लिए शाम के 4 बजे, और शाम के 4 बजे हमको मीटिंग कैंसिल करना पड़े एट द 11th आवर या बिल्कुल 4 बजे डॉट या 4 बजे से थोड़ा सा पहले हम बता पा रहे हैं और रिस्पांस टाइम बहुत ही कम हमने मार्जिन दिया अपने बैंक मैनेजर को, तो कल को आपके रिलेशंस जो बैंक मैनेजर के साथ पहले थे उस तरीके के नहीं रहेंगे, वो उसको माइंड कर सकता है। तो इसलिए हम ये ज़रूर देख रहे होंगे हर दफ़ा बिज़नेस कम्युनिकेशन में कि आपकी कोई एक छोटी सी गलती भी आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू क्रिएट गुडविल, मोटिवेट परफॉर्मेंस एंड मार्केट स्टैंडिंग। मैसेजेस टू पर्सन आउटसाइड द कंपनी कैन हैव अ फार रीचिंग इफेक्ट फॉर इट्स रेपुटेशन एंड अल्टीमेट सक्सेस। दे राइट लेटर, प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स, कन्वर्सेशन कैन विन बैक आ डिसग्रंटल जैसे कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाना। और डिसग्रंटल कस्टमर का मतलब ऐसा कस्टमर जो हमसे नाराज़ हो चुका है, हम उसको विन बैक करें दोबारा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू। मैनेजमेंट नीड्स टू कम्युनिकेट पॉलिसीज़, इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स सो दैट ऑल एम्प्लॉयज़ विल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देम। सब लोग मिल मिला के साथ चलें, टीम वर्क करें। द फाइनल टेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज़ वेदर इट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड रिजल्ट्स क्विकली एंड करेक्टली। ये जो आखिरी पैरा है ये ओवरव्यू दे रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल में हम लोग किस तरीके से अपना काम बेहतर बना सकते हैं और उनके क्या क्या फ़वाइद हैं। इसके बाद कंक्लूजन पे जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। Effective communication within and outside the organization can contribute in various ways to its livelihood. Successful messages help to enhance goodwill, safety, productivity, profits, and public credibility. When communication stops, organizational activity ceases to exist. Individual uncoordinated activity returns in an organization. So, communication in an organization is as vital as lifeblood. तो तकरीबन कंक्लूजन में हमने उसी बात का तज़किरा किया जो हम लाइफ ब्लड के टॉपिक में या इंपॉर्टेंस के टॉपिक में देख चुके थे। इंटरनल और एक्सटर्नल का थोड़ा सा ओवरव्यू भी यहाँ दे दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का या लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम उसमें जो आंसर करेंगे उस आंसर में सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि हमने जवाब जो देना है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब करनी है इंटरनल के टॉपिक में, एक्सटर्नल का टॉपिक अलग बताना है। सबके फ़्लो चार्ट्स भी बताने तो बेहतर रहेगा। फ़्लो चार्ट्स बताने के बाद हम लोग राइटिंग स्किल्स पे जाएंगे और टेक्स्ट बना लेंगे। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग जो टेक्स्ट बनाते हैं वो पहले बनाएं और फ़्लो चार्ट बाद में बना लें, या हम लोग फ़्लो चार्ट पहले बना लें और टेक्स्ट बाद में दिखा दें। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि कंक्लूजन की तरफ जाएंगे।
अगर कि हमारे पास इतना मार्क्स का मार्जिन है, अगर हमारे पास 10 to 12 मार्क्स वो दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 मार्क्स एग्जामिनर अगर देता है तो हमें कंक्लूजन लिखने की ऐसा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोई से भी क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं आता कोई पॉइंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने लाइव सेशन जो हम लोग साथ कर रहे होंगे, और उसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, और हम लोग ये देख रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से रेज हो रहे हैं, और हम उसके रिस्पॉन्ड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपके टेस्ट जब भी आ रहे हों, टेस्ट के आने से पहले, टेस्ट ड्यू होने से पहले हम लोग ये तमाम बातें कंसिडर कर लें, और उसके बाद हम लोग टेस्ट की तरफ जाएं। मार्किंग की बात करेंगे तो मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी। यहाँ पे हम लोग जितना ज़्यादा मुश्किल हालात में परफॉर्म कर लेंगे तो एग्ज़ाम में अगर मुश्किल हालात देखने पड़े तो हम लोग इंशाल्लाह एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आसानी देखते रहे और यहाँ पे आसान टेस्ट लेते रहे तो एग्ज़ाम में जाके जब हमसे मुश्किल सवालात होंगे या सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है, क्वेश्चंस कुछ और तरीके से पूछ लिए जाएँ, तो हम उस वक्त इतने रेडी नहीं होंगे कि हम लोग आंसर दे पाएँ या एग्ज़ाम में ठीक तरीके से प्लान कर पाएँ, अपना एग्ज़ाम पेपर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी है। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि ये कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं कवर, इसमें 2 वे फ्लो है, सेंडर रिसीवर, और रिसीवर जब रिप्लाई देगा तो रिसीवर टू सेंडर रिप्लाई जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम ये कोर्स कवरेज कर रहे हैं तो आप लोग लेक्चर्स अटेंड करेंगे। लेक्चर अटेंड करने के बाद इसको ठीक तरीके से सुन के, समझ के, इसकी रीडिंग करके आप कोशिश करेंगे कि आप इसको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हद तक प्रिपेयर करते रहें। जब आप कुछ ना कुछ हद तक प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बेहतर होगी इसमें, और आप बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पाएंगे। आप टाइमली लेके चलेंगे कोर्स को, एंड में आपको इतना बर्डन नहीं होगा। अगर आप पाइल अप करते जाएंगे और इन दी एंड आप जाते हैं कि टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 टॉपिक्स एक दिन में करना मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर ये है कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलें, चीज़ें याद करना शुरू करें। हम लोगों की कवरेज जो हो चुकी है वो हो चुकी है इम्पोर्टेंस का जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और अभी जो हम लोगों ने कवर किया है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इन दोनों की वेटेज आप लोग देख लें अगर, तो पेज नंबर 5 पे आप देख रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ एन लाइव ब्लड और बिज़नेस कम्युनिकेशन के चैनल्स, इन दोनों के ऊपर आप देख रहे हैं कि काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपको मार्क्स देके जाएगा हमेशा, और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो फिर आप लोग इस तरीके से लेके चलें कि इसको अभी से प्रिपेयर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आने के क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं, तो अभी से प्रिपेयर करके इसको आप टेस्ट के लिए रेडी करेंगे तो फिर आपको आगे के लिए मुश्किलात कम होंगी। रिव्यू जितना बार बार करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे तो कम टाइम लेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कम टाइम लेगा नेक्स्ट टर्न में। मतलब जब हम फर्स्ट टाइम टॉपिक प्रिपेयर करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जब हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, रिव्यू कर रहे होंगे, हम लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे हमारे रिवीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो टॉपिक है वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर होता जाएगा, और हमें कम टाइम लगेगा कोर्स को दोबारा से गो थ्रू करने के लिए। ऐसे ही हम लोग देख रहे थे पेज नंबर 2 पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन वगैरह का, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है तो अभी से प्रिपेयर कर लेंगे, याद कर लेंगे शुरू से ही, तो हमारे लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी।